हेलो दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं रियल राइटिंग। आज हम लोग लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ्स लाइन डायग्राम के ऊपर। बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हुए आज हम लोग देखेंगे कि डाटा को सिलेक्ट कैसे करना है, इसको अरेंज कैसे करना है, डाटा ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है और सबसे बड़ी बात 100% डाटा को आपने कैसे कवर करना है। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि सेंटेंस फॉर्मेशंस को कैसे लिखना है और इनमें वेरिएशंस आपको कैसे दिखानी है। हम वोकैबुलरी पार्ट को भी आज कवर करेंगे और लेसन के बिल्कुल लास्ट में आपको दिए जाएंगे 9 बैंड्स के टिप्स। तो बने रहिए हमारे साथ, आज की क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फुल जोश के साथ। तो स्क्रीन में आपके सामने है लाइन डायग्राम। इस लाइन डायग्राम के ऊपर हमने लिखनी है बॉडी पैराग्राफ्स। पहले हम इस लाइन डायग्राम को देख लेते हैं। यह लाइन डायग्राम है द प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोयल इन 4 यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम 1995 टू 2010। फ्रॉम 1995 टू 2010 ये जो है पूरी टाइमलाइन दे रखी है और यहां पे वैल्यूज हैं जो कि 0 से लेके 70% है। ये जो है प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी है इन 4 देशों में, स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क है, जर्मनी, जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं 1995 से लेके 2010 तक। उसकी ये लाइन डायग्राम है और ये कलर कोडिंग के साथ ये 4 लाइनें, जो 4 लाइंस आपके साथ सामने दी गई है। तो आपको लाइन डायग्राम के बारे में अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। आपको ये चीज पता है, जब आपके सामने ये लाइन डायग्राम आ गई तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है। आपको याद होगा कि ये वही सेम डायग्राम है जो कि हमने इंट्रोडक्शन लेसन नंबर 4 में कवर कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने वो लेसन नहीं देखा तो प्लीज आप इस सीरीज का लेसन नंबर 4 जाके अच्छी तरह से देख लीजिए। सेम ग्राफ के ऊपर इसकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है वो इस लेसन में अच्छी तरीके से बताया गया है, समझाया गया है। तो उसका जो थंबनेल है ऐसा है। आपने 4th लेसन, ये वाला 4th लेसन आपको देखना है। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ओवरव्यू। ओवरव्यू भी हमने अपने लेसन नंबर 6 के अंदर पूरा कवर किया है। सेम ग्राफ और उसका ओवरव्यू हमने 6th लेसन में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है और आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे 6th लेसन पे जाके उसका पूरा ओवरव्यू एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। फिर इसके बाद हमने लिखने हैं बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2, जो कि हम आज करेंगे। हमारा आज का जो लेसन है लेसन नंबर 11। और आपको इस चीज का पता है कि बॉडी पैराग्राफ लिखने से पहले हमने प्लानिंग करनी होती है, हमने ग्रुपिंग करनी होती है, डाटा को सिलेक्ट करना होता है। और वो सब कुछ वैसे हमने ये जो पूरा ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन है ये भी हमने लेसन 8 के अंदर कवर कर रखा है। और आप जाके हमारे लेसन नंबर 8 को अच्छी तरीके से देखिए। वहां पे बताया गया है कि कैसे डाटा को ग्रुप करना है, कैसे अरेंज करना है और कैसे उसको आपने BP1 और BP2 में आपने उसको अच्छी तरह से लिखने के लिए आपको रेडी होना है। तो ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आपको लेसन 8 में मिलेगी। हमने जब बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं ये उनकी, उससे पहले हम जो कुछ भी करते हैं, हम इंट्रो लिखते हैं, हम ओवरव्यू लिखते हैं, हम जो है प्लानिंग करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की और फिर इसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन, जब आप लेसन 8 में जाएंगे उसमें ये वाला ग्राफ नहीं है, ग्राफ कोई और है। मतलब लाइन डायग्राम के ग्राफ्स कुछ और है जिसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, कवरिंग ऑफ डाटा के बारे में अच्छी तरीके से बताया हुआ है। आज हम लोग क्योंकि ये पर्टिकुलर ग्राफ कर रहे हैं तो इसकी जो ग्रुपिंग है वो हम आज देखेंगे। फिर इसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 लिखेंगे। सो जो ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से देखिए। ये प्लानिंग पार्ट है, इसको आपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2
लिखने से पहले आपको ये जो है आपने करनी है, रफ पेपर पे करनी है, और उसके हिसाब से ही आप आगे बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 लिखते हैं। कहने का मतलब हमने पैराग्राफ BP1 में क्या लिखना है, BP2 में हम क्या लिखेंगे, तो ये आपको लेसन 8 में भी बताया गया है। यहां पे हम कुछ फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आपने ग्रुपिंग करनी है या तो एक्स एक्सिस के हिसाब से, या फिर आप करोगे कैटेगरीज के हिसाब से। मतलब कि आप जहां तो ग्रुपिंग करोगे, मतलब डाटा को स्प्लिट करोगे ये एक्स एक्सिस के हिसाब से, और यहां पे आपको दे रखा है कैटेगरीज के हिसाब से। आपको दोनों हिसाब से, दोनों तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो एक्स एक्सिस वाइज अगर आप एक्स एक्सिस को लेके चलते हो कि यहां पे आपको क्या दिख रहा है, टाइमलाइन, तो आप ये सोचोगे कि मैं कहां तक, कौन सा पीरियड जो है मैं BP1 में कवर करूं और कौन सा BP2 में करूं। आप BP3 भी बना सकते हो अगर चाहिए तो, वो ऑप्शनल है, लेकिन इस केस में हम सिर्फ 2 ही BP लेके चलते हैं। तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि ये टाइम के हिसाब से, अगर आपने टाइम को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स के अंदर, तो मतलब 2 BP के लिए 2 पार्ट्स के अंदर, तो यहां पे आप देखो कि कौन सा टाइम पीरियड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये जो डाटा है, आप देखोगे इस पार्ट के, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मतलब 2001 के ऊपर, ये जितनी भी लाइंस हैं ये सारी एक साथ इकट्ठी हो रही हैं। इसके बाद जो ऊपर का, जो लाइंस ऊपर से आ रही हैं वो नीचे हो गई है और नीचे वाली ऊपर हो गई है। मतलब कि जो वैल्यूज हैं वो इस पॉइंट के बाद रिवर्स हो रही है। कहने का मतलब अगर इसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाए तो ये जो ग्रीन लाइन है, मतलब डेनमार्क एंड जर्मनी, ये जो दोनों हैं जो कि पीरियड के स्टार्टिंग में इनकी परसेंटेज सबसे ज्यादा थी, अभी ये पीरियड के लास्ट में आप देखोगे इनकी परसेंटेज सबसे कम है। मतलब ज्यादा वाले कम हो गए और जो कम है वो वाले जो है ऊपर चले गए, ज्यादा हो गई है वो वैल्यूज। तो मतलब कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये कहां पे हुआ है, ये ट्रांजिशन कहां पे हुआ है, ये चेंज कहां पे हुआ है, ये हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जहां पे ये लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं। तो ये है 2001। सो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जब भी लाइन डायग्राम आपके सामने हो और आपने टाइम के हिसाब से देखना हो तो ये भी एक मेन पॉइंट है कि कहां पे ये लाइंस जो हैं इकट्ठी हो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो हम डिवाइड कर सकते हैं 1995 टू 2001, 2001 टू 2010, isn't it? सो आप यहां पे देखिए BP1 और BP2, मान लीजिए ये जस्ट एक रफली हम जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने BP1 में और BP2 में क्या लिखना है। अक्सर आपको ये बताया जाता है और ये ही एक रूल है कि जो BP1 में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा लिखना होता है और BP2 में लेस इंपॉर्टेंट डाटा लिखा जाता है। ठीक है जी। सो हम BP1 में यहां पे हमने डिवाइड किया 2001 तक, तो डाटा आएगा 1995 टू 2001, और BP2 में 2001 टू 2010। ये हो गया हमारा ग्रुपिंग ऑफ डाटा कि हम कौन सा डाटा BP1 में लिखने वाले हैं और कौन सा BP2। अभी आप देखिए वापिस 1995 से 2001 वाले पार्ट में, अभी हम यहां पे नीचे लिखेंगे क्या। ठीक है, आप यहां से आप अभी क्या करना है कि 2001 के बाद वाला जो डाटा है इसको आपने नहीं देखना, आप भूल जाओ, आप अपने माइंड से निकाल दो। बस यहां से सामने 1995 से 2001 तक का आपने डाटा देखना, और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सभी का, सभी कंट्रीज का, सभी वैल्यूज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो सबसे पहले लिखना है। अभी यहां से 4 कंट्रीज हैं, मतलब 1995 से 2001 का डाटा हमने कंप्लीटली कवर करना है, 100% कवर करना है। तो हमें इन चारों कंट्रीज को हमने लिखना पड़ेगा।
तो चारों कंट्रीज जो हैं हमें लिखनी है उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, उसकी वैल्यू की इंपॉर्टेंस के हिसाब से। तो जो वैल्यू सबसे ऊपर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इजंट इट, हाईएस्ट है। तो यहां पे आप देखिए 60% से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट ये है ग्रीन लाइन इसकी डेनमार्क की। तो डेनमार्क एंड इसके बाद जो है जर्मनी, ये जो दोनों हैं इनके बारे में सबसे पहले लिखा जाएगा। सो डेनमार्क एंड जर्मनी इनके बारे में पहले लिखना है। फिर इसके बाद जो लिखना है हमने ये जो भैया स्वीडन एंड फ्रांस, फिर हम लिखेंगे स्वीडन एंड फ्रांस के बारे में, इजंट इट। तो ये वाला जो डाटा है 1995 से लेके 2001 का जो डाटा है ये पूरा डाटा कवर हो गया। अभी हम आएंगे सेकंड साइड में जिसको हमने BP2 में लिखना है। तो BP2 में 2001 से 2010 हमने डिवाइड करके रखा है। तो इस साइड में जो लास्ट पॉइंट्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खत्म कहां पे किया, खत्म कहां पे हुआ, एंड कहां पे हुआ। सो आप यहां पे देख पा रहे हो कि स्वीडन जो है और फ्रांस जो है यहां पे टॉप पे है, ठीक है। सो इस यहां पे जो हम जिक्र करेंगे, जो हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो स्वीडन एंड फ्रांस का सबसे पहले लिखेंगे। और फिर इसके बाद आप देखो ये पर्पल लाइन है और फिर ग्रीन लाइन है, ठीक है। तो पर्पल लाइन इज जर्मनी एंड डेनमार्क, और उसके बाद हम जर्मनी एंड डेनमार्क के बारे में लिखेंगे। आप ध्यान देना कि ये जो सीक्वेंस है इसको ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो कि आप लिख दो डेनमार्क एंड जर्मनी, नो। आप देखो कि थर्ड नंबर पे तो जो है पहले जर्मनी ने कवर किया, खत्म किया, फिर इसके बाद डेनमार्क। तो यहां पे हम पहले जर्मनी और फिर डेनमार्क लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि इस केस में जब हम टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं, उस टाइम पे हमने डाटा को कैसे कवर करना है और कैसे हमने अरेंज करना है। चलो अभी हम देखते हैं सेकंड साइड। सेकंड साइड इज, अगर हम एक्स एक्सिस के हिसाब से नहीं चलते, हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास दूसरा जो तरीका है वो है कैटेगरीज को आप डिवाइड कीजिए। कौन से कंट्रीज को हम BP1 में लिखें, कौन से कंट्रीज को हम BP2 में लिखें, ठीक है। तो अभी जो है ये है सेकंड टाइप ऑफ डिवीजन, ग्रुपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप देखिए BP1 और BP2, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, लेस इंपॉर्टेंट डाटा। अभी आप ध्यान से इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, हम क्या देखेंगे, ट्रेंड। आपने जब आप ओवरव्यू में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि हम ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड क्या है कि फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट का डिफरेंस देखते हैं, और अगर वो कम है तो ट्रेंड नीचे को है, अगर वो बढ़ रहा है तो ट्रेंड ऊपर को अपवर्ड्स है। तो इस केस में जैसे ग्रीन है 60 से गिर गया 10 के ऊपर इस पीरियड के दौरान, तो ये इसका जो ट्रेंड है ये ट्रेंड कम हो रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड्स ट्रेंड है। वैसे भी हमें लाइन डायग्राम्स जो है, लाइन को आप देख के ही बता पा रहे हो, क्योंकि ये पिक्चर फॉर्म में है, आप देख के ही बता पा रहे हो कि ये जो लाइंस हैं ये नीचे की ओर जा रही हैं। आप देख पा रहे हो कि ये जो दोनों लाइंस हैं इनका पैटर्न तकरीबन सेम है और दोनों की दोनों एक साथ नीचे जा रही हैं। और ये जो दोनों लाइनें हैं इनका भी पैटर्न सेम है और ये भी नीचे जा रही हैं, लेकिन कम जा रही हैं, ये ज्यादा और ये कम, इजंट इट। आपको देख के ही पता चल गया। जब आप पैटर्न देख रहे हो तो वो जो पैटर्न है असल में वो ट्रेंड है, असल में वो क्या है, ट्रेंड है। कौन सी ज्यादा नीचे गिर रही है और कौन सी कम नीचे गिर रही है। तो सिंपल सी बात है, हमने देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू जो कि हमने BP1 में लिखना है, और फिर हमने लिखना है लेस इंपॉर्टेंट वैल्यू जो BP2 में है। तो डेफिनेटली जो ज्यादा नीचे गिर रही है, जिसकी वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा नीचे गिर रही है, ज्यादा चेंज हो रही है, वो आएंगी नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। तो ज्यादा कौन कौन सी गिर रही है, डेनमार्क एंड जर्मनी। तो यहां पे हम लिखेंगे डेनमार्क एंड जर्मनी का डाटा BP1 के ऊपर, और जो BP2 के अंदर हम लिखेंगे, BP2 में जो हम लिखेंगे स्वीडन एंड फ्रांस का डाटा, ठीक है जी। सो BP1 में आ गया डेनमार्क एंड जर्मनी एंड BP2 में आ गया स्वीडन एंड फ्रांस। तो ये तो होगी पहली बात। अभी हम देखो हमने नीचे क्या लिखना है। अभी आपको आपके दिमाग में, क्योंकि हमारा सारा का सारा डाटा हमने यहीं पे क्लियर करना है डेनमार्क और जर्मनी का, ये डाटा आगे नहीं जा सकता।
हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है ऑलरेडी और ऑर्गेनाइज इसी में करना है। तो आप देखोगे कि डेनमार्क एंड जर्मनी की 2 लाइंस आपके दिमाग में रहे, आप उनको देख रहे हो, और बाकी की 2 जो है आपके दिमाग से मिट जानी चाहिए। सिर्फ 2 लाइनें देख रहे हो, जर्मनी और डेनमार्क और जर्मनी की। तो यहां से लेके यहां तक आपको पूरा डाटा 100% कवर करना है, मतलब कि टाइम जो है पूरा का पूरा कवर होगा। ठीक है, 100% डाटा कवर करना है, तो टाइम जो है 95 से 2010 का हमने पूरा डाटा कवर करना है इन दोनों लाइंस का, इन दोनों कंट्रीज का। और इसी तरीके से स्वीडन और फ्रांस, फिर इसके बाद आप 2 कंट्रीज जो बच गई हैं स्वीडन और फ्रांस का डाटा कवर करोगे। आपको सिर्फ ये 2 लाइन दिखनी चाहिए, पहले वाली 2 लाइनें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और वो भी आपको 95 से लेके 2010 तक का डाटा आपने पूरा का पूरा लिखना है। तो एक तो हो गया आपको कैसे डाटा कवर करना है, कैसे अरेंज करना है कैटेगरी वाइज, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और आपने ये चीज को भी अच्छी तरह से ध्यान दिया होगा कि हमने एक्स एक्सिस में हमने जो डिवाइड किया है वो हमने क्या डिवाइड किया है, टाइम। हमने कंट्रीज को डिवाइड नहीं किया। सो ऑर्गेनाइज करते हुए आप देखोगे इसमें भी 4 की 4 कंट्रीज है, इसमें भी 4 की 4 कंट्रीज है, तभी पूरा का पूरा 100% डाटा कवर हो रहा है। हमने कंट्रीज को डिवाइड नहीं किया, हमने टाइम डिवाइड किया है। और सिमिलर वे यहां पे हमने कंट्रीज को डिवाइड किया है, कैटेगरी में कंट्रीज को डिवाइड किया है, हमने टाइम को डिवाइड नहीं किया। टाइम जो है ये पूरा पूरा 15 ईयर्स 1995 टू 2010 जो ये पीरियड है, ये 15 ईयर का पीरियड है, इसमें भी हमने पूरा कंप्लीट डाटा 15 ईयर्स का लिखा, इसमें भी हमने कंप्लीट डाटा 15 ईयर्स का हमने लिखा। तो ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और दूसरी बात ये है कि आपको उस टाइम ये चीज बताई गई थी जब हमने लास्ट लेसन किया था ग्रुपिंग के ऊपर, कि जब भी हमने डाटा डिवाइड करना है तो वैल्यूज के हिसाब से करना है, हमने कुछ भी गिन के नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टाइम को डिवाइड किया तो हमने ऐसे नहीं किया कि ये जो पूरा जो डाटा है 15 ईयर्स का है और पहले जो 50% इधर 50% उधर, हमने ऐसा नहीं किया कि 7.5 साल या 8 साल यहाँ पे और 7 साल यहाँ पे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने देखा कि कहाँ पे इंपॉर्टेंस कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कहाँ पे कौन सा पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट पीरियड था यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, लाइंस आपस में कट रही हैं। ठीक है, और अगर ये लाइंस कहीं और पे 98 पे कट रही होती या फिर कहीं पे 2007 में इधर उधर कट रही होती तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे BP1 और BP2 लिखते। ठीक है, हम लोग जो ग्रुपिंग करते हैं वो करते हैं वैल्यूज के हिसाब से, वैल्यूज को नहीं तोड़ना, हमने तोड़ना है, हमने ग्रुप करना है, हमने स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, या तो एक्स एक्सिस को या फिर करना है कैटेगरीज को, किसके हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से। और ये आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके बाद लिखेंगे एक्चुअल में हमारा बॉडी पैराग्राफ। जहां तो मैं बॉडी पैराग्राफ इस हिसाब से लिखूंगा, जहां फिर मैं अपना बॉडी पैराग्राफ इस हिसाब से लिखूंगा। समझ में आ गया जी। अभी आपको इसमें से एक चीज और बतानी बहुत जरूरी, जब हम बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे उसकी जो जब पहली लाइन होगी, फर्स्ट लाइन, उसको हम बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस। और वो ये जो है, जो हमने ग्रुपिंग की है, इसके ऊपर डिपेंड करती हैं ग्रुपिंग ऑफ डाटा, क्योंकि ये जो है ये ग्रुपिंग हुई है। यहां पे आप देखिए ये ग्रुपिंग हमने इंफॉर्मेशन की है ये सारी, और ये जो नीचे वाला जो डाटा है, ठीक है, ये हमने डाटा को, ये इसके ऊपर हम टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं ग्रुपिंग के ऊपर, और जो नीचे वाला जो डाटा है हम डाटा इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो मेन डाटा है इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इजंट इट। तो टॉपिक सेंटेंस जो है ये लिखा जाता है बॉडी सबसे पहले जब हम बॉडी पैराग्राफ लिखना है, तो टॉपिक सेंटेंस बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको कौन सा डाटा मिलने वाला है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको कौन सा डाटा मिलने वाला है। तो ये जो फर्स्ट लाइन जो होती है ये इंट्रोड्यूस करती है BP1 को, जिसको हम बोल रहे हैं टॉपिक सेंटेंस, जो कि ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर होती है। ठीक है जी। सो आपको अच्छी तरीके से ये सब कुछ पता चल गया है, और हम लोग इन दोनों में से कोई एक तरीका यूज करेंगे। असल में जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी सबसे ज्यादा
कैटेगरीज के साइड में जाते हैं, उनको कैटेगरीज आसान लगती है। अच्छी बात है, तो कैटेगरीज के हिसाब से कीजिए, आप एक्स एक्सिस के हिसाब से कीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन हम अभी जो ग्रुपिंग करने वाले हैं वो हम करेंगे कैटेगरी के हिसाब से, हम करेंगे कैटेगरीज के हिसाब से, चलेंगे इस हिसाब से, ठीक है जी। जिसमें हम BP1 में लिखेंगे डेनमार्क एंड जर्मनी, BP2 में लिखेंगे स्वीडन एंड फ्रांस, ओके। और टॉपिक सेंटेंस भी हम उसके हिसाब से लिखेंगे। तो ये होगी पूरी की पूरी प्लानिंग, ओके, ये हो गई प्लानिंग। अभी चलते हैं राइटिंग पार्ट पे। तो राइटिंग पार्ट में हम लोग कैटेगरी के हिसाब से ही चलने वाले हैं। डेनमार्क एंड जर्मनी फर्स्ट BP में लिखा जाएगा, स्वीडन एंड फ्रांस BP2 में लिखा जाएगा, और पूरे का पूरा टाइम जो है 15 इयर्स का टाइम को कवर किया जाएगा, ठीक है जी। सो ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा ऐसे लिखा हुआ, इज इट। हमने अभी इसको कैसे लिखना है वो तो हम देखेंगे ही। सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि क्या इसको उसी प्लानिंग के साथ लिखा है जो कि हमने अभी की, ठीक है। ध्यान से देखिए कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये टॉपिक सेंटेंस है, दिस इज BP1, दिस इज BP2, ये है बॉडी पैराग्राफ 1 और ये है बॉडी पैराग्राफ 2। इसकी जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन है ये इंट्रोड्यूस करती है कि इस पैराग्राफ में क्या है, जो कि हमने ये देखा कि डेनमार्क एंड जर्मनी, इजंट इट। आप इस लाइन को पढ़िए, देयर वाज अ ड्रामेटिक फॉल इन द प्रोडक्शन इन डेनमार्क एंड जर्मनी। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि प्रोडक्शन में बहुत तेजी से फॉल हुए हैं डेनमार्क और जर्मनी में। तो ये फर्स्ट लाइन जो है इसी से हमें पता चल गया कि इस पैराग्राफ के अंदर डेनमार्क और जर्मनी का डाटा है, और इस डाटा को इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि इसमें ड्रामेटिक फॉल हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इजंट इट। इसी तरीके से आप देखिए BP2 में क्लियरली आप देख रहे हैं स्वीडन एंड फ्रांस, ये देखिए स्वीडन एंड फ्रांस जो हमने यहां पे प्लान कर रखा है कैटेगरी वाइज ऑलरेडी। तो आप इस लाइन को पढ़ के देखिए, इसमें लिखा हुआ इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, इसके उलट, स्वीडन एंड फ्रांस का मोर मॉडरेट फॉल्स ओवर द पीरियड। स्वीडन एंड जो फ्रांस है इसने एक्सपीरियंस किए, इसने देखे मॉडरेट, मोर मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब कंपैरेटिवली इनसे कम गिरावट देखी इस पीरियड के दौरान। तो यहां पे स्वीडन और फ्रांस का डाटा है, इस लाइन से पता चल रहा है। और ये क्यों है? क्योंकि यहां पे मॉडरेट फॉल्स है, यहां पे ड्रामेटिक फॉल्स है, ये इसलिए BP1 है। यहां पे मॉडरेट फॉल्स है, इसलिए स्वीडन और फ्रांस को BP2 में रखा गया है। तो ये जो है हमने यहां पे जिस तरीके से हमने सोचा था, हमने वहां पे वैसे ही लिखा। तो ये जो पहली लाइन जो बोल रहा हूं, दिस इज टॉपिक सेंटेंस, ये जो है टॉपिक सेंटेंस है, ये भी और ये भी। और आपको टॉपिक सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर को यहीं से पता चलता है कि आपकी डिवीजन किया, आपने डाटा कवर किया, या ऑर्गेनाइज कितनी अच्छी तरीके से किया हुआ है। ये CC का पार्ट है और इसके ऊपर ही TA डिपेंड करती है। चलो आगे चलते हैं। अभी ये जो नीचे वाला जो डाटा है 15 ईयर्स का जो पूरा डाटा है, अभी हम 15 ईयर्स का लिखना है। अभी ध्यान दीजिए, पहले मैं पूरा 15 ईयर का डाटा डेनमार्क का लिखूंगा, फिर इसके बाद मैं पूरे 15 ईयर का डाटा जर्मनी का लिखूंगा, इजंट इट। तो आप इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपके सामने ग्रीन हाईलाइट किया है, ये जो पूरा डाटा है ये डेनमार्क का है। डेनमार्क प्रोडक्शन, डेनमार्क का डाटा लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद जो है क्या है, जर्मनी। तो हमने जो नेक्स्ट जो है ये जो डाटा लिखा हुआ है जर्मनी का लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के अंदर क्लब हो सकते हैं या फिर ये ऊपर नीचे लिखना है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये यही सिस्टम है आपने, क्योंकि यहाँ पे डेनमार्क में ज्यादा फॉल हुए हैं, ज्यादा गिरावट हुई है। याद यहाँ पे देखिए डेनमार्क 60% पे था, सबसे ऊपर था, यहाँ पे जाके सबसे नीचे चला गया 10% के ऊपर, इजंट इट।
और जो ये है सेकंड नंबर पे है, और यहाँ पे भी नीचे से सेकंड नंबर पे है, कौन सा, जो है जर्मनी। तो इसमें डेनमार्क से कम गिरावट हुई है, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है जी। तो जैसे हमने BP1 को अरेंज किया, उसी तरीके से BP2 को अरेंज करना है। इसका भी पूरा का पूरा डाटा 15 ईयर्स का लिखा जाएगा। पहले तो लिखा जाएगा स्वीडन का 15 ईयर्स का, फिर इसके बाद होगा फ्रांस का। ठीक है जी। स्वीडन का क्यों, अभी आप देख सकते हो स्वीडन ऊपर है और फ्रांस नीचे है, पूरे पीरियड में आप देख सकते हो। सो यहां पे आप देख पा रहे हो जो ग्रीन डाटा है ये किसका है, स्वीडन का है, और ये जो ब्लू हाईलाइटेड जो है ये है फ्रांस का है। तो आप देखिए कि उसी हिसाब से पूरा का पूरा डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया, अरेंज किया गया, और इसमें 100% डाटा कवर हुआ है जिस तरीके से हमने यहां पे सोचा है। ये जो कैटेगरी वाइज हम लोग चल रहे हैं, इज़न्ट इट। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जब आप BP1 और BP2 लिखेंगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सी साइड में ग्रुपिंग करनी है डाटा की। तो ग्रुपिंग करने के बाद ग्रुपिंग करेंगे हम, कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है उसको हम ऊपर रखेंगे, और फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करना डाटा। तो इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो पढ़ने वाले जो है, जो एग्जामिनर है, उसको दिक्कत पेश नहीं आएगी। आपका डाटा पूरा पूरा कोहेरेंट हो जाएगा, एक यूनिट की तरह काम करेगा, और डेफिनेटली सीसी के अंदर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये जो डायरेक्टली टीए के साथ भी पूरा का पूरा डिपेंड करता है। अभी हमने ग्रामर को डिस्कस नहीं किया, अभी हमने राइटिंग को डिस्कस नहीं किया। अब इसके बाद बारी आती है कि आपकी रियल राइटिंग। मैं अभी आपको बताऊंगा कि भाई ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो पैराग्राफ्स हैं, इसको कैसे लिखा जाता है ग्रामेटिकली, क्योंकि अभी बारी आई ग्रामर की और वोकैबुलरी की। आपने रियल राइटिंग करनी कैसे है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी टॉपिक सेंटेंसेस से। टॉपिक सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी पैराग्राफ्स का, क्योंकि इनसे पता चलता है कि बॉडी पैराग्राफ्स में असल में है क्या, आपने ग्रुपिंग की किस तरीके से है। तो यहां पे जो देखा हुआ है, देयर वाज अ ड्रामेटिक फॉल इन प्रोडक्शन इन डेनमार्क एंड जर्मनी। पहले हम इस सेंटेंस के बारे में देखेंगे ग्रामेटिकली, इस सेंटेंस फॉर्मेशन को देखेंगे, इस सेंटेंस फॉर्मेशन की में कौन कौन सी वेरिएशंस आ सकती हैं इसको देखेंगे, फिर इसके बाद ये वाला टॉपिक सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले BP1 का जो टॉपिक सेंटेंस है, BP1 का जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्या है, देयर वाज अ ड्रामेटिक फॉल इन द प्रोडक्शन इन डेनमार्क एंड जर्मनी। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी पीछे लेसन में कवर कर रखा है सेंटेंस फॉर्मेशंस के बारे में भी, तो उसको आप रिवाइज कर रहे हैं हम अभी इस यहां पे। तो आप यहां पे देखिए कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस देयर से स्टार्ट हुआ है, ये सेंटेंस बहुत फॉर्मल सेंटेंस है, और फॉर्मल सेंटेंस देयर वाला सेंटेंस जो है अगर आप टॉपिक सेंटेंस पे लिखते हैं तो ये बहुत अच्छा है, इज़न्ट इट। तो यहां पे हम देखते हैं क्या लिखा है इसने, देयर वाज अ ड्रामेटिक फॉल। सो देयर वाज, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। आपने तो लिखा हुआ है ड्रामेटिक फॉल, तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमेशा नाउन होता है। आपने करना क्या है, मैं आपको इसी सेंटेंस फॉर्मेशन से नेक्स्ट फॉर्मेशन की तरफ लेके चलता हूं। सबसे पहले क्या है कि आपको पता है कि देयर जो है, देयर का कोई मीनिंग नहीं होता, इसको हम बोलते हैं कि ये जो नाउन है यहां पे ये किसी नाउन को रिप्रेजेंट नहीं करता, इज़न्ट इट। तो देयर की जगह पे हम प्लेस और टाइम का कोई भी फ्रेज लगा सकते हैं जो कि नाउन फ्रेज हो, जो कि नाउन फ्रेज हो। अभी आप देखिए यहां पे हमारे पास इधर ये हमारे पास प्लेस का फ्रेज है, कहां पे हुआ है, डेनमार्क एंड जर्मनी में। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां से हम नाउन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है कि यहां पे ये क्या लगी हुई है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे ये जो पूरा का पूरा है ये है नाउन फ्रेज।
ये नाउन फ्रेज है। आप इसको उठा लीजिए, इन नहीं लेना, हम यहां पे लिखेंगे डेनमार्क एंड जर्मनी, ओके। इसको हमने ले लिया सब्जेक्ट में, और इसके बाद वर्ब लगा रहे हैं हम लोग सा। आप लिख सकते हो विटनेस्ड, एक्सपीरियंस्ड, नोटिस्ड, फेस्ड, ऑब्जर्व्ड, ये वाली जो है आप वर्ब्स यहां पे लिख सकते हो, इनमें से कोई भी। तो डेनमार्क एंड जर्मनी सा, इन्होंने क्या देखा, आगे ये पूरा पूरा सेंटेंस सेम एज इट इज लिखेंगे, अ ड्रामेटिक फॉल, dramatic fall in the production, in the production. Now this is in the production of oil, ठीक है। जब इन द कोल प्रोडक्शन, आप कोई भी फ्रेज बना सकते हो, यहां पे इन्होंने लिखा है द प्रोडक्शन, हमने भी लिखा है द प्रोडक्शन। सो आप इसको पढ़ के देखिए, डेनमार्क एंड जर्मनी सॉ अ ड्रामेटिक फॉल इन द प्रोडक्शन, ये है ड्रामेटिक फॉल इन द प्रोडक्शन। आप इस सेंटेंस को भी टॉपिक सेंटेंस में यूज कर सकते हो, इजंट इट। आप क्या करो कि इसमें से वर्ब का नाउन और नाउन का वर्ब अगर आप बना सकते हो तो आपको और अच्छे सेंटेंसेस मिलते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है ड्रामेटिक फॉल, इजंट इट। तो ये जो फॉल है, ये जो है ये नाउन फॉर्म है, और ड्रामेटिक जो है ये एडजेक्टिव फॉर्म है। हमें दिख रहा है, ये जो फॉल है इसका हम बना देते हैं वर्ब। फॉल का वर्ब भी कौन सा है, फॉल, ही है, फॉल, फेल, फॉलन, इजंट इट। सो इसका जो सेकंड फॉर्म क्या होगा, फेल, क्या है, फेल। और जो ड्रामेटिक है इसका बनेगा एडवर्ब, एडीवी, इसका बनेगा एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब को कौन करता है, उसको मॉडिफाई करता है एडवर्ब। यहाँ पे एडजेक्टिव किसके लिए लगा था, नाउन के लिए, क्योंकि हमने नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो ड्रामेटिक है, तो ड्रामेटिक का बन जाएगा ड्रामेटिकली, यहां पे हम लिखेंगे ड्रामेटिकली। सो ड्रामेटिकली व्हाट, फेल ड्रामेटिकली। अभी क्या हुआ है फेल ड्रामेटिकली, यहां पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन, कोयल की प्रोडक्शन, हम इसको सब्जेक्ट में ले लेते हैं, यहां पे लिखते हैं हम लोग द प्रोडक्शन फेल ड्रामेटिकली, कहां पे, इन डेनमार्क एंड जर्मनी, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कहां पे हुई है, तो हमने प्लेस लिखना है, इन डेनमार्क एंड जर्मनी, ये लीजिए। सो द प्रोडक्शन फेल ड्रामेटिकली इन डेनमार्क एंड जर्मनी। हमारे पास सेंटेंस की वेरिएशंस आ गई है, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस की जगह पे ये वाला सेंटेंस भी लिख सकते हो और ये वाला सेंटेंस भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो अच्छे सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि देयर का सेंटेंस कैसे चेंज होता है। देयर के सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें प्लेस और टाइम चाहिए, क्योंकि देयर जो है इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो उसकी जगह पे हम प्लेस और टाइम का नाउन लेते हैं, और वो हम सेंटेंस में जो भी है उस वहां से एक्सट्रैक्ट करना होता है, और फिर इसके बाद सा, विटनेस, एक्सपीरियंस करके आप सेंटेंस बना सकते हो। और दूसरी बात है, अगर आपको ड्रामेटिक फॉल को फेल ड्रामेटिकली आपको कन्वर्ट करना आता है, ठीक है, ये सीक्रेट्स है, ये नॉर्मलाइजेशन की है, अगर तो आप हमने क्या किया, फेल ड्रामेटिकली बना दिया, तो किसमें, द प्रोडक्शन। तो ये जो अगर जो क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है, तो ये जो है कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, जितना भी हम आगे चलते जाएंगे तो ये कंसेप्ट बार बार आएंगे, हम बार बार उसको रिपीट भी करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो
आप देख पा रहे हो ये जो हम BP1 का टॉपिक सेंटेंस है इसको हमने दो तरीके से लिखा है। आपने नोटिस किया होगा कि जो जो BP2 है, जो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन है वो असल में ये वाला सेकंड सेंटेंस फॉर्मेशन है। अभी हम देखेंगे ये जो सेकंड सेंटेंस फॉर्मेशन है, ठीक है, कि प्लेस सा विटनेस ऑब्जर्व, वहां पे लिखा होगा स्वीडन एंड फ्रांस सा मोर मॉडरेट फॉल्स, इजंट इट? स्वीडन एंड फ्रांस सा मोर मॉडरेट फॉल्स, तो यहां पे लिखा है ड्रामेटिक फॉल, ठीक है, वहां पे लिखा होगा मॉडरेट फॉल्स, मोर मॉडरेट फॉल्स। तो वहां पे ये वाली स्ट्रक्चर यूज की गई है। अभी इस स्ट्रक्चर से ये वाली स्ट्रक्चर, देयर वाली स्ट्रक्चर, इससे ये वाली स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। आप एक बार फिर से देखिए, आपका कंसेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। BP2 में जो है वो आपको वहां मिल रहा है, वहां पे स्वीडन एंड फ्रांस, देखिए वही स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट स्वीडन एंड फ्रांस सा। मैंने आपको बोला कि सा की जगह पर आप क्या क्या लिख सकते हो? विटनेस, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्व, नोटिस्ड, फेस्ड, कुछ भी लिखिए। तो सा आगे लिखा हुआ है मोर मॉडरेट फॉल्स, ठीक है, पीछे लिखा हुआ था हमने द ड्रामेटिक फॉल्स, ठीक है, डेनमार्क एंड जर्मनी सॉ द ड्रामेटिक फॉल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीडन एंड फ्रांस सॉ मॉडरेट फॉल्स, मोर मॉडरेट फॉल्स। तो सेंटेंस फॉर्मेशन ये सेम है जो हम पीछे अभी कर रखी है, की है। आगे टाइम लिखा हुआ ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड ये क्या है? ये टाइम पीरियड है, ठीक है, ओके। अभी यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ये नाउन लिखा हुआ है, मॉडरेट जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडीजे ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये जो है प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के पीछे ये जो है ये नाउन है, यहां से लेके ये नाउन है पूरा पूरा। ओवर क्या है? ओवर जो है ये प्रेपोजिशन हो गया। अभी आपको इस फॉर्मेशन में से अभी हम देयर वाली फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमने क्या देखा था कि हम कुछ नहीं है, सब्जेक्ट में आप जस्ट देयर लगा दो, क्या लगा दो? देयर, देयर, हमने सिर्फ देयर लगा दिया, ठीक है। और देयर वॉज, क्योंकि ये सेकंड हमने लिखा है एस और ये वी, देयर वॉज आंख बंद करके लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद पीछे हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही है मोर मॉडरेट फॉल्स, हमने लिख दिया देयर वॉज मोर मॉडरेट फॉल्स, देयर वॉज मोर मॉडरेट फॉल्स। अभी कहां पे हुआ? सबसे पहले प्लेस लिखना है, फिर टाइम लिखना है, सीधा ओवर द पीरियड नहीं लिखना। अभी पहले प्लेस क्या है? स्वीडन एंड फ्रांस, हम लिखेंगे इन स्वीडन एंड फ्रांस, इन स्वीडन एंड फ्रांस, फिर लिखेंगे हम ये वाला ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड, फुल स्टॉप। सो सेंटेंस क्या हुआ? देयर वॉज मोर मॉडरेट फॉल्स इन स्वीडन एंड फ्रांस ओवर द पीरियड। आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम क्या करेंगे? नाउन से वर्ब बनाएंगे। अभी यहां पे आप देखिए ये जो फॉल है ये क्या है? ठीक है, जो फॉल है ये क्या है? ये नाउन है। मॉडरेट क्या है? ये एडजेक्टिव है। हम क्या करेंगे अभी? फॉल को, ठीक है, हमने लिख दिया वही फेल, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी, ये हो गया वर्ब। और ये मॉडरेट का बन जाएगा मॉडरेटली, मॉडरेटली। और ये क्या है? ये बन गया एडवर्ब। यही मेन की फैक्टर है, की पॉइंट है कि मॉडरेट फॉल्स को हमने बना दिया फेल मॉडरेटली। क्या फेल मॉडरेटली? क्या गिरा नीचे? अभी आप देखोगे मोर मॉडरेट फॉल्स असल में प्रोडक्शन में हुआ है, ठीक है। इन प्रोडक्शन यहां पे होना चाहिए था इन प्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि हमने ये सेंटेंस जो है उन्होंने शायद इन प्रोडक्शन नहीं लिखा होगा। क्यों नहीं लिखा होगा? कंटेक्स्ट पे, कंटेक्स्ट के हिसाब से चलेगा, इजंट इट? तो उस केस में ये ऑब्वियस है, लेकिन यहाँ पे हम जब लाइन लिख रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कि कहाँ किस चीज में जो है वो हुआ है। तो यहाँ पे भी आएगा देयर वाज द मॉडरेट फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो इन प्रोडक्शन, इन द प्रोडक्शन, ओके। तो यहाँ पे आप लिखोगे
द प्रोडक्शन फेल मॉडरेटली। अभी ये कहां पे फेल हुई है, ठीक है, इन स्वीडन एंड फ्रांस, स्वीडन एंड फ्रांस ओवर द पीरियड, फुल स्टॉप। सो आपका ये भी एक सेंटेंस बन गया। तो आप देखिए कि 3 सेंटेंसेस कैसे बने हैं। यहां पे आप देखिए, इस जगह पे आप देखिए, यहां पे प्लेस है, ये प्लेस का नाउन इन्होंने यहां पे लगाया हुआ है। यहां पे टाइम का भी लग सकता था। इस स्ट्रक्चर में से एक और स्ट्रक्चर निकल सकती है कि मैं ये टाइम जो है उसको सब्जेक्ट में ले आऊं, और जो ये प्लेस है इसको मैं पीछे एज अ एडवर्ब लेके चला जाता हूं। सो आप देखिए एक और स्ट्रक्चर, यहां से प्लेस की जगह पे हम टाइम लगा रहे हैं, यहां से हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। वापिस देखिए, स्वीडन एंड फ्रांस की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, ओवर द पीरियड। ओवर के पीछे क्या हुआ है, द पीरियड, द गिवन पीरियड हम अक्सर लिखते हैं, चलो द पीरियड लिख देते हैं। द पीरियड, PERIOD, द पीरियड saw moderate falls in the production, ओके। अभी यहां पे फॉल इन द प्रोडक्शन, अभी लिखेंगे इन स्वीडन एंड फ्रांस, क्योंकि प्लेस हम पीछे लेके जा रहे हैं, इन स्वीडन एंड फ्रांस। सो द पीरियड सॉ, आप लिख सकते हो द गिवन पीरियड, आप जो भी फ्रेज बनाने हैं, द गिवन पीरियड, द 10 ईयर, द 15 ईयर पीरियड, द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, इजंट इट। सो ये वाले फ्रेजेस आप कुछ भी लिख सकते हो, सॉ मोर मॉडरेट फॉल्स इन द प्रोडक्शन इन स्वीडन एंड फ्रांस। नाउ यू सी, ये 4 तरह के सेंटेंसेस बन गए जी, ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और सबके सब अच्छे सेंटेंसेस है। कोई भी सेंटेंस आप BP2 में एज अ टॉपिक सेंटेंस यूज कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मैं आपको यहां पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं सेंटेंसेस में वेरिएशंस कैसे होती हैं, कैसे दिखानी है, इजंट इट। सो देयर आर मेनी वेज। हमने जस्ट एक ही वे को हमने जस्ट दिमाग में बिठा के उसको रट्टा नहीं लगाना है, मेमोराइज नहीं करना है। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो उन उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप लिखिए। और ये सेंटेंस फॉर्मेशन ओनली टॉपिक सेंटेंस में ही नहीं, आगे भी हमें बहुत यूजफुल होंगी जब हम नीचे ऑर्गेनाइजिंग पैराग्राफ करेंगे, ठीक है जी। आज यहां तक ही करते हैं कि BP1 और BP2 का टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, तो वो मैंने आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया। अभी उसके नीचे जो ऑर्गेनाइजिंग डाटा है, जो पूरा पैराग्राफ लिखा जाना है, ठीक है जी, तो वो हम करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो वो जो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हमने बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट कवर किए। सबसे इंपॉर्टेंट कि डाटा को अरेंज कैसे करना, ऑर्गेनाइज कैसे करना, उसको कवर कैसे करना है, उसको अच्छी तरीके से देखा, ग्रुपिंग ऑफ डाटा को अच्छी तरीके से देखा, क्योंकि BP1 BP2 लिखने से पहले आपका माइंड ग्रुपिंग के ऊपर ही चलना चाहिए। और फिर इसके बाद हमने देखा कि टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखना है और टॉपिक सेंटेंसेस में वेरिएशंस क्या हैं, और उसके साथ ही हमने वोकैबुलरी भी देखी है। तो इन सब का आप अपने माइंड में रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि BP1 और 2 का जो बाकी का जो पार्ट है, जिसमें हम डाटा ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे इन सभी कंट्रीज के बारे में, तो वो हम देखने वाले हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।